टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालराज। मार्केट फिर से उसी रेंज में आके फंसा हुआ है। ये पांचवां दिन लगातार ऐसा है जब बाजार के अंदर बहुत ही नैरो रेंज हो गया। पहले कम से कम 50-60 अंकों की तो रहती थी, अब सिर्फ 20 से 30 अंकों के बीच में दायरे में बाजार घूम जाता है। 9580 आज के लिए मार्केट के लिए अहम सपोर्ट रेंज है। तो उठने पर ही आप कुछ सौदा जो है मंदी के बारे में सोचें, नहीं तो नहीं सोचें। अदरवाइज 9540 आने पर एक बार तेजी के शॉर्ट कवरिंग की टेंडेंसी वापस बढ़ जाएगी बाजार के अंदर। सेंसेक्स में 24 अंकों का नुकसान है। फटाफट से आपको सेक्टर्स बता देते हैं। आशीष क्याल वैसे तो आज के हमारे मेहमान हैं और उनसे बातचीत करेंगे। वेव थ्योरी को बहुत अच्छा समझते हैं, आपको काफ़ी अच्छी टेक्निकल कॉल्स भी देंगे वो। लेकिन आज के जो सेक्टर्स हैं वो देखिए, आज फार्मा में फिर से एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। एक्चुअली हमने आपको कई बार बता चुके हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है 12 बजे का कि आप बाजार के मिड में आ चुके हैं। अब क्या करना है, ये कुछ बड़ा क्वेश्चन होगा। फर्स्ट हाफ निकल चुका है, सेकंड हाफ आने को है। इसमें आपको कौन से सौदे ढूंढने हैं, ये सेकंड हाफ में कहाँ फ़ायदा मिलेगा, फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये शो आपको बता देगा। और फार्मा, वोखार्ड, डिविस लैब, स्पार्क ये अच्छे चल रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज कल हमने आपके सामने शेयर किया था कि डेरिवेटिव्स का डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चलेगा। आज वो भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, करीब 1 से 1.5% की मजबूती वहाँ पर भी है। फोर्टिस और मार्क्सन्स फार्मा, ये कुछ एक छोटे मझोले ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे अच्छी बढ़त आई है। छोटे शेयर बड़ा एक्शन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको आईटी कंपनीज या फिर जो स्मॉल कैप और मिड कैप के सेगमेंट के शेयर्स हैं ना, अलग अलग ग्रुप से, उनके अंदर हमको अच्छा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। आज भी आप देखिए केपीआईटी कंपनीज केपीआईटी इंडिया आज भी अच्छी खासी बढ़त के साथ शेयर दिखा रहा है। इसके अलावा पावर शेयर्स के अंदर भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मजबूती है। रियल एस्टेट के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ये कल से जब से डीएलएफ ने अपनी गिरावट को रोका ना, तब से रियल एस्टेट के अंदर मजबूती आई। और पावर के अंदर बहुत स्पेसिफिक हैं आप सरकारी पावर कंपनीज को एक बार छोड़िए, लेकिन गैर सरकारी जो कंपनीज है ना, वहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। एक बार टॉरेंट पावर अलग से दिखाइए, उसके बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। इसका मंथली चार्ट भी दिखाइएगा टॉरेंट पावर का। ये 178 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है टॉरेंट पावर के लिए। ये आज इसने पावर ब्रेक नहीं कर रहा है। 178 ये परसों ही टेस्ट करके गया है और अब बाजार की इस बढ़त के अंदर जो भी धीरे थोड़ी बहुत मिल रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल होगी। अभी आशीष क्याल से पूछ लेंगे। 178 इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 5 साल का ब्रेकआउट है जो कि नहीं टूटेगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक ना एक्सक्लूसिव खबर आ चुकी है, उससे आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है। आइए पहले वही खबर देखते हैं, एक्सक्लूसिव खबर। मेरे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिव खबर के साथ, और मेरे साथ थोड़ी देर में ओएनजीसी के या फॉर्मर चेयरमैन आरएस शर्मा भी जुड़ेंगे। अब आपको इससे तो पता लग ही गया होगा कि खबर ओएनजीसी से और एचपीसीएल से जुड़ी हुई है। पहले प्रकाश से जुड़ते। प्रकाश, सुबह तक खबर यही थी कि एचपीसीएल और बीपीसीएल के बीच में बातचीत हो रही है, विलय को लेकर बातचीत हो रही है, और इस सुगबुगाहट पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपना अच्छा बज़ भी बनाए हुए थे। आपके पास ऐसी जानकारी है जो पूरी तरह से ठहराव देती है, क्या जानकारी जरा बताएंगे? देखिए, फर्स्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्मेशन भी अब आ गया है कि ओएनजीसी और एचपीसीएल में बातचीत हो रही है। मर्जर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको देखते हुए पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इस बात की कंफर्मेशन दिया है। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जब वो बातचीत शुरू हुई, सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है, ओएनजीसी और एचपीसीएल की बातचीत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आ रही है कि एचपीसीएल ओएनजीसी के साथ मर्जर को लेकर उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, और कंपनी का ये कहना है कि मर्जर के बजाय सब्सिडियरी का जो रुख है वो ज़्यादा मुफीद होगा या दूसरे विकल्प अपनाना ज़्यादा बेहतर होगा। एचपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्जर से जो है दोनों कंपनियों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि दोनों का बिजनेस प्रोपोजिशन जो है वो बिल्कुल अलग है। और इसको देखते हुए एचपीसीएल ने ओएनजीसी के साथ बातचीत में ये बात उठाई है। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है, और इसमें यह भी कहा गया है कि क्योंकि एचपीसीएल का जो ब्रांड वैल्यू है उसका फ़ायदा मर्जर के बाद उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, और पिछले 6 दशकों में एचपीसीएल ने जो ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है, मर्जर के बाद उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लिहाजा एचपीसीएल चाहती है कि या तो सब्सिडियरी का रुख अपनाया जाए या कोई दूसरा विकल्प तलाश किया जाए, लेकिन मर्जर उसके हिसाब से ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये आपने हमको जानकारी दी। अब इसका एनालिसिस पे आते हैं, और आरएस शर्मा से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता ओएनजीसी के बारे में बताने के लिए। शर्मा जी मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं, लाइन पे हैं। शर्मा जी शुक्रिया पहले तो जी बिज़नेस को समय देने के लिए। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, ये एचपीसीएल अभी जो बात बोल रहा है ना, ये बात कितनी ठीक है और कितनी गलत है? मैं एचपीसीएल की बात बता रहा हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि मर्जर हमको मत कीजिए, हमको आप अपनी सब्सिडरी बना लीजिए, क्योंकि हमारी ब्रांड वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। हम उस मॉडल पे काम करते हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है।
लेकिन सर ग्लोबली तो ऐसा देखा गया है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज मैच हो जाती हैं, काम करती हैं इकट्ठी। सर आपका व्यू चाहिए, एचपीसीएल ठीक बोल रहा है या फिर गलत? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मेरी इतनी तारीफ की और मैं बोलूंगा कि एचपीसीएल ठीक बोल रहा है। अगर मैंने आपसे इस चैनल में पहले भी 2-3 बार चर्चा की है इस सब्जेक्ट के बारे में, और मैंने हमेशा यही कहा है कि ये जो मर्जर इज द लीस्ट डिजायरेबल मॉडल। मर्जर में क्या होता है, देखिए दोनों लिस्टेड एंटिटीज हैं। मर्जर के केस में दोनों में प्राइवेट शेयर होल्डर हैं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट आती है और उसमें मर्जर में जो एचआर की कॉन्फ्लिक्ट होती है, कल्चरल डिफरेंस की कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो इस चीज से मैं एकदम सहमत हूँ। एचपीसीएल ने जो बोला कि मर्जर मत कीजिए, सब्सिडी बना लीजिए, यही मॉडल मैं जब से हमारे जो वित्त मंत्री ने बजट में बोला था कि एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो जब से मैं यही बोलता आया हूं कि इंटीग्रेशन का जो मॉडल होना चाहिए वो होल्ड को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, मर्जर नहीं होना चाहिए। इसी मर्जर के को लेके जब चर्चा हुई थी पिछले जो ये 90s से लेके मिड 90s से, और फिर वो सिनर्जी एनर्जी कमेटी बनाई मनीशंकर अय्यर जी ने, वो मर्जर और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। उस वक्त भी जब 2004-05 में जब बात चली थी, उस वक्त भी मेरा यही ओपिनियन था कि मर्जर ठीक नहीं है, ये होल्डिंग कंपनी होना चाहिए। इसका देखिए मैं एक बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल देता हूँ, ओएनजीसी का ही। ओएनजीसी की 2 सब्सिडरी कंपनी है, एक ओएनजीसी विदेश, एक एमआरपीएल। इन तीनों कंपनियों में कोई कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तीनों कंपनियों में इवन जो परक्विजिट्स फैसिलिटीज एम्प्लॉइज की वो भी अलग अलग है। तो जब मर्जर अपने अपने इंडिपेंडेंट बोर्ड है, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, तो ये सबसे अच्छा मॉडल रहता है। और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, पेरेंट कंपनी का सपोर्ट मिलता रहता है। तो इसके जो एचपीसीएल बोलते हैं, मेरा विचार यही है कि वो एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। खैर शर्मा जी बात बिल्कुल पक्के तौर पर अपने एक्सपीरियंस में भी बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पे कि एक इसको सेपरेट एंटिटी की तरह इसको सब्सिडरी बनाया जाए, इसको और जोड़ा जाए, ना कि मर्ज किया जाए। अच्छा प्रकाश हमारे रिपोर्टर हैं शर्मा जी, एक मिनट वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सरकार इसको सब्सिडरी के तौर पर भी एक्सेप्ट करवा सकती है? इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस कितने हैं? देखिए सरकार ने दोनों कंपनियों पे ये बातचीत छोड़ी है, और क्योंकि एक थर्ड पार्टी भी अपॉइंट होगा जो इस पूरे प्रोस्पेक्ट को देखेगा कि क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। फिलहाल ये बातचीत शुरू है और एचपीसीएल ने अपना पक्ष रखा है। एचपीसीएल ने ये भी कहा है कि क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और उसको अपनी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करनी है, लिहाजा एमआरपीएल में एचपीसीएल की अभी जो हिस्सेदारी है करीबन 17% के आसपास है। तो एचपीसीएल ने ये भी कहा है कि एमआरपीएल को उसके साथ आ जाना चाहिए, जिससे ये होगा कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तहत एचपीसीएल ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। और ऐसे में अगर एमआरपीएल एचपीसीएल के साथ आ जाए और उसके बाद एक सब्सिडियरी के तौर पे एचपीसीएल ओएनजीसी के साथ चला जाए, तो इसका काफ़ी जो फ़ायदा है वो आने वाले टाइम में मिल सकता है। लिहाजा ये पक्ष एचपीसीएल ने रखा है। एचपीसीएल ने इस बात की पूरी वकालत की है कि एचपीसीएल की जो ब्रांड वैल्यू है उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। 6 दशक में ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया गया है और मर्जर के बाद जो दिक्कतें आएंगी उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लिहाजा इस पूरे सिचुएशन में एक ऐसा विन विन सिचुएशन क्रिएट करना जरूरी है जहां कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी हो और इसका फायदा मिले। क्योंकि एमआरपीएल जिसकी सब्सिडरी भी है, एक बार एमआरपीएल का चार्ट आप पहले दिखा दीजिए। एमआरपीएल इस समय कैसे ट्रेड कर रहा है? हालांकि ये भी फ्लैट है लेकिन इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है। अभी 128-127 के रेट पे काम कर रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। ये खबर जो एक्सक्लूसिव हमको मिल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमआरपीएल के लिए भी। शर्मा जी, अगर एमआरपीएल के साथ बात बन जाए तो ये ठीक है, तब आपको लग रहा है कि मामला ठीक चलेगा तब आगे? देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, मर्जर अगेन जो एचपीसीएल बोलती है उसको एमआर के साथ मर्ज कर दिया जाए। मर्जर नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात लेके चलिए। आई विल स्टैंड बाय माय व्यूज, माय क्रेडिबिलिटी। किसी भी सूरत में मर्जर नहीं होगा, फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। ठीक है। तो मर्जर इज नॉट डिजायरेबल। अलग अलग एंटिटीज चलती रहेंगी, अपना अपना ब्रांड वैल्यू चलती रहेगी। सिर्फ चेंज होगा
कि जो सरकार की होल्डिंग जो एचपीसीएल में है, सरकार के बदले ओएनजीसी के पास आ जाएगी। सिर्फ यही फर्क होगा। बाकी इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट जैसे एमआरपीएल चल रही है, एचपीसीएल चल रही है, जैसे ओवीएल चल रही है, ऐसे चलते रहेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिसरप्टिव मॉडल, मोस्ट प्रैक्टिकल मॉडल। एंड मैं बहुत अपना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यही मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है। सर, आपका जो कॉन्फिडेंस है, नहीं हमारा भी कॉन्फिडेंस यही है कि हाँ, सरकार जो सोच रही है शायद हो सकता है उसको वापस रिविचार करना पड़े, इस पर वापस रीथिंकिंग पे आना पड़े। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मर्जर को लिस्ट में सबसे पहले बाद में रखिए, इसके अलावा और चीज़ें तलाशिए। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो कॉन्फिडेंटली आपने जो बात रखी जी बिज़नेस के पोर्टल पर, उम्मीद करते हैं कि सरकार के नुमाइंदे भी इसको सुन रहे होंगे, उनको भी बात आपके एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे रिपोर्टर प्रकाश, आपका भी शुक्रिया, आपने हमको दो जानकारी हम दी। एक तो एचपीसीएल की थोड़ी नाखुशी दिखाई ओएनजीसी के साथ, और दूसरा आपने हमको ये भी बताया कि एमआरपीएल को लेकर थोड़ा सा दिलचस्प है। हालांकि एमआरपीएल के शेयर पे आज दिन भर हमको अब नोटिस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी खबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मर्जर नहीं होगा। इस बीच आपको एक हिस्सा और सुना देते हैं, नेताजी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो भी एक बार सुन लीजिए जल्दी से। Appreciate these are not issued to be given in knee-jerk reaction. Right, these are mega companies are there. They have their own strategy. They have their own financial credibility. Right. I read from the newspaper there are some pairing are there. Due diligence are done by different stakeholder and one of our company ONGC has shown their interest to। ठीक है, तो आपस में बातचीत अभी कर रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा फैसला निकल के आएगा। आशीष क्याल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी 3 शेयर्स पे हम पहले राय लेते हैं, उसके बाद अलग अलग स्टॉक्स आपको चुनेंगे। आप ध्यान रखिएगा, हम आपके सामने वही चीज़ रखते हैं जो बहुत काम की है और आपको बिल्कुल छांट के शेयर लेके आते हैं। एचपीसीएल, ओएनजीसी और एमआरपीएल तीनों का आशीष एक बार जरा चार्ट देखिए आप, और बताइए कौन सा ज़्यादा सेफ है शॉर्ट करने के लिए और कौन सा अच्छा है प्लस करने के लिए। किसी को होल्ड भी करवाना चाहते हैं, छुड़वाना भी चाहते हैं, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ट्रेड। देखिए डिम्पी, ओवरऑल जो ओएनजीसी का ट्रेंड अगर आप देखिए पिछले 3 साल में, एक्चुअली इस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं जनरेट किया है। ये स्टॉक करीबन 300 के आसपास ट्रेड हुआ करता था 2015 में। आज के तारीख में अगर देखें तो अभी भी 170 के आसपास ही है। तो ओएनजीसी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो फिलहाल नेगेटिव है। यहाँ से पॉजिटिव पुश आने की गुंजाइश है, तो मैं एक राय रखूंगा कि यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। और इवेंट के रिएक्ट कैसा होगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन होल्ड किया जा सकता है स्टॉक को 150 के स्टॉप लॉस के साथ। लॉन्ग पोजीशंस फ्रेश यहाँ क्रिएट नहीं करनी चाहिए ओएनजीसी में। और इसी के ऑपोजिट अगर आप देखें तो एचपीसीएल ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिया है शेयर होल्डर्स को। ये स्टॉक करीबन 160 से चलकर आया था, जहां पर अभी ओएनजीसी ट्रेड कर रहा है और 5 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये स्टॉक ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट इसका पॉजिटिवली इंटैक्ट है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी इंटैक्ट है, नया हाई बना रहा है। इवेंट के हो सकता है वोलेटिलिटी इंक्रीज हो, लेकिन ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव रहेगा। 500 का स्टॉप रख सकते हैं, स्टॉक में लॉन्ग किया जा सकता है। और एमआरपीएल शायद थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, स्मॉल कैप स्पेस से वोलेटिलिटी ज्यादा स्टॉक है। ठीक है, दोनों शेयर आपको अवॉइड करने। एक तो एमआरपीएल कोई ट्रेड नहीं लेना, ओएनजीसी कोई ट्रेड नहीं लेना, एचपीसीएल में किसी भी गिरावट में ट्रेड ले लेना है। 500 का स्टॉप लॉस है। तीनों शेयर्स पे खबर, तीनों शेयर्स का डाटा एनालिसिस और तीनों शेयर्स के अंदर आपको ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर भी समझ में आ गया होगा कि इन पर्टिकुलर पूरे स्पेस में जो तीनों कंपनीज हैं कैसे इसमें ट्रेड करना है। अब हम कुछ एक आगे और स्टॉक्स पे आ जाते हैं। ऑयल एंड मार्केटिंग के तीनों बड़ी कंपनीज पे हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं कुछ एक और। आज रियल एस्टेट वापस पैक काफ़ी अच्छा चल रहा है। रियल एस्टेट की कुछ एक कंपनीज में एक डीएलएफ भी है, कुछ एक और कंपनीज आपके सामने भी स्क्रीन पर आएंगे, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, कल हम इसके बारे में बता भी रहे थे, प्रेस्टीज एस्टेट और शोभा। इनमें से कोई एक शेयर आपको पसंद है आशीष? वैसे देखिए, मेरे ख्याल से डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत टाइम के बाद में अच्छा प्रदर्शन किया है। करीबन 80 रुपए के चलकर इस साल में ये स्टॉक 210 तक आ चुका है। तो डीएलएफ पे साथ बने रह सकते हैं। और दिग्गज शेयर है 170 का, यहाँ पर एक स्टॉप लगा के रखना होगा अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। और ऊपर में 220 का टारगेट इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म नजरिए से अगर आपको ट्रेड करना है इस स्टॉक में तो करीबन 183 का स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा फॉर टारगेट ऑफ 210। 183 और 170 ट्रेडर्स के लिए 183 का स्टॉप लॉस है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 170 का स्टॉप लॉस है। ये दोनों तो स्टॉप लॉस है। टारगेट तो वैसे आपको नहीं भी सुनना चाहेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अपना अपना एपेटाइट होता है। कोई 5 रुपये लेके निकलता है, कोई 20 रुपये लेके निकलता है। तो स्टॉप लॉस जाना जरूरी था कि घाटा ना बढ़ जाए।
183 ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है, इन्वेस्टर्स के लिए 170 का स्टॉप लॉस है। DLF होगा इस पूरे रियल एस्टेट में अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं तो। एक शेयर पावर स्पेस से भी हमको दिखाते हैं, हालांकि पावर के कई शेयर्स हैं, उसमें एक सुज़लॉन भी हमको दिखा था, एक अच्छा चल रहा है, आज भी अच्छा इसके अंदर मोमेंटम बना हुआ है। इसके अलावा मैं एक शेयर आपको ना नोटिस करवाना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली मैंने शुरुआत में बताया था, वो था टोरेंट पावर का शेयर। एक बार आशीष, आप क्योंकि आप वेव थ्योरी के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 178 की इंपॉर्टेंस बताइए दर्शकों को, और बताइए कितना पुल बैक से ऊपर आ सकता है ताकि इसका फ़ायदा हम भी उठाएं। देखिए ओवरऑल स्टॉक जो है डिम्पी, ये करीबन अभी 76.4% रिट्रेस कर चुका है प्रीवियस राइज का। तो हो सकता है यहाँ पर या तो वेव बी या वेव 2 कंप्लीट हो रहा हो, और जो नेक्स्ट लेग ऊपर में चालू होगा अगर वो सी वेव बी होगा तो कम से कम हमें यहाँ पर 240 का टारगेट मिलता है। ये बहुत एग्रेसिव टारगेट होगा यहाँ ये करंट लेवल से, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर में ये स्टॉक 192 का आंकड़ा पार कर जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर में बन सकता है। 178 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर पिछला एक लो भी बना था, वो 178-175 के जोन में था। तो जो लो बना है 178 इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी अगर आप देखें, RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा गया है, तो और मोमेंटम पीछे का कम हुआ है, स्टॉक काफी बेहतरीन यहाँ से प्रदर्शन कर सकता है। 177 का स्टॉप लगाइए, थोड़ा सा लीवे देके, इनिशियल टारगेट 210 का रख सकते हैं, 240 का लक्ष्य पोजिशनल पर्सपेक्टिव से रख सकते हैं। ठीक है, 210 240 दो टारगेट आपको मिलके, दोनों के लिए स्टॉप लॉस 178 है। कोई ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है सर, 8 रुपये नीचे का ही स्टॉप लॉस है, और कम से कम 20-20 25-25 रुपये आपको मिल जाएंगे अगर ये सौदा चल गया तो। एक बार आप ज़रूर देखिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय भी लीजिएगा। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को लगा कि आपके सामने ज़रूर साझा करना चाहिए, इसलिए मैंने आशीष की हेल्प से आपको टारगेट भी दिलवाए। 210 230 का टारगेट रखें, 178 का एक स्टॉप लॉस है, इस शेयर पे आपको ध्यान देना है। अब कुछ आते हैं IT के मिड कैप कंपनीज पे। IT की जो मिड कैप कंपनीज है ना, इसमें काफ़ी अच्छा फ्लो देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस पे 4 दिन में जस का तस फंसा हुआ है, लेकिन IT की जो छोटी छोटी कंपनीज है, 8K माइल्स, डाटामेटिक, D-Link, KPIT, रैमको, रोल्टा, तानला सॉल्यूशंस, ये काफ़ी अच्छा चली हैं। इसमें से कोई एक शेयर आपको पसंद है? अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं 4 शेयर, आशीष। इसमें देखिए KPIT एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी अच्छा लो बनाया 110-108 के आसपास और बाउंस बैक हुआ है। तो मेरे ख्याल से 130 का एक लेवल एक ऑब्जर्व करिए, अगर 130 के लेवल के ऊपर ये क्लोज हो सकता है ये स्टॉक, तो काफी अच्छा रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश है। 130 का आंकड़ा पार करने पे लॉन्ग किया जा सकता है स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस 120 का रखना होगा और टारगेट 140 का कम से कम इस स्टॉक में देखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको इसमें से पता लग गया। अब IT में भी क्या ढूंढना है तो किसी या ब्रोकर को फ़ोन मत कर मत पूछिए, सीधा जी बिजनेस के साथ जुड़िए। आपको ऐसी ट्रेड छठी छटाई वैसे मिल जाएंगी जहाँ आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आज आपका ही सौदा देखिए ना, हमने आपको सुबह इंडिगो बताया था चला, उसके अलावा हमने आपको सुबह सुबह ही 8:30 बजे कई F&O के शेयर्स बताए। 3-4 शेयर तो अपने टारगेट को ऑलमोस्ट हिट करने की कंडीशन में आ गए हैं। 12 बजे के शो में भी आपको बताते हैं और 2:30 बजे तक यहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो क्यों ब्रोकर्स के और किसी और के सहारे बैठना, जी बिजनेस को देखिए और यहाँ से अच्छे रिटर्न्स पाइए, ये उम्मीद भी है और इसी के लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज का ब्रेकआउट शेयर और इसके अलावा जून में बेहतर कमाई वाले शेयर जिन्होंने दिए हैं, क्या उनमें और भी स्टीम है, उसका एक दिलचस्प लिंक भी आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।